हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बीपीएससी तैयारी 4.0 क्लास 1 to 5 के लिए ईवीएस से संबंधित मोस्ट इम्पॉर्टेंट 20 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। सेट नंबर है 29। इससे पहले ऑलरेडी हमने 28 सेट करा रखा है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या फिर प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये जो कंटेंट तैयार किया गया है ये बिहार विद्यालय के पर्यावरण एवं हम जो कि कक्षा तीसरी से लेकर 5वीं तक चलती हैं तथा विज्ञान जो कि कक्षा छठी से लेकर के 8वीं तक चलती हैं, उस किताब से ये कंटेंट तैयार किया गया है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला सवाल है हाथियों के झुंड का नेता कौन होता है। सवाल है हाथियों के झुंड का नेता कौन होता है। तो ध्यान रखिएगा, हाथियों के झुंड का नेता सबसे बूढ़ी मादा होती हैं, अर्थात फीमेल जो होती है ना सबसे बूढ़ी वो होती हैं। तो ध्यान रखिएगा, हाथियों के झुंड का नेता सबसे बूढ़ी मादा होती हैं। बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। अगला सवाल है कि नर हाथी झुंड में कितने साल रहते हैं। नर हाथी झुंड में कितने साल रहते हैं। तो ध्यान रखना है, नर हाथी झुंड में 15 साल रहते हैं। बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। अगला सवाल है वयस्क हाथी का अनुमानित वजन कितना होता है। तो याद रखना है, वयस्क हाथी का अनुमानित वजन लगभग 5000 किलोग्राम होता है। बी ऑप्शन सही है। अगला सवाल है कि एक वयस्क हाथी एक दिन में कितना खाना खा सकता है। तो ध्यान रखना है, एक वयस्क हाथी एक दिन में लगभग 300 किलोग्राम खाना खा सकता है। सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। अगला सवाल है हैजा किस प्रकार का रोग है। बताना है कि हैजा किस प्रकार का रोग है। ऑप्शन है विषाणु जनित, जीवाणु जनित, प्रोटोजोआ जनित या फिर उपर्युक्त में से एक से अधिक। ठीक है, तो ध्यान रखना है, हैजा देखेंगे तो यहाँ पे जीवाणु जनित एक रोग है, अर्थात बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ही सही होगा। इसके अलावा देखेंगे तो जीवाणु जनित से होने वाले रोगों का नाम है जैसे कि टाइफाइड। ठीक है, टाइफाइड। इसके अलावा आप देखेंगे प्लेग। ठीक है, तपेदिक, तपेदिक जिसे टीबी भी कहते हैं। ठीक है, खांसी, टिटनस। ठीक है, कुष्ठ रोग। ठीक है, और हैजा तो है ही यहाँ पे। ठीक है, तो ये सभी देखेंगे कि जीवाणु से होने वाले रोग हैं। ठीक है, जो कि अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। टाइफाइड, प्लेग, तपेदिक जिसे टीबी भी कहते हैं, खांसी, टिटनेस, कुष्ठ रोग, ये सभी जीवाणु से होने वाले रोग हैं। वहीं बात करें हम विषाणु से होने वाले रोगों का नाम, तो ध्यान दीजिएगा, विषाणु से होने वाले रोगों का नाम कुछ इस प्रकार है जैसे कि पोलियो। ठीक है, डेंगू बुखार। ठीक है, रेबीज, स्वाइन फ्लू, स्वाइन होगा, स्वाइन फ्लू। ठीक है, जुकाम, चिकनगुनिया है ना, इन्फ्लुएंजा है, चेचक है, ये सभी आप देखेंगे। इन्फ्लुएंजा भी सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें, इन्फ्लुएंजा अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है ये इन्फ्लुएंजा। ठीक है, तो ये सभी देखेंगे कि वायरस से होने वाले कुछ रोगों के नाम हैं। खसरा भी आप ले सकते हैं इसमें। ठीक है, खांसी जीवाणु से होता है, खसरा आपका ये विषाणु से होता है। विषाणु देखेंगे कि ये मृत कोशिका होती हैं, है ना, लेकिन जैसे ही ये जीवित चीज़ों में पहुंचता है ना, वैसे ये मतलब अपना रंग रूप धारण करता है और ये जीवित कोशिका की तरह काम करना शुरू कर देता है। ऐसे ही अगर नॉर्मल कहीं भी है तो वो मृत अवस्था में होता है विषाणु। वैज्ञानिक अभी तक डिसाइड ही नहीं कर पाए हैं कि विषाणु एक मतलब मृत कोशिका है या फिर जीवित कोशिका है। ठीक है, इसका थोड़ा सा लक्षण ही अलग होता है। अगर ऐसे ही कहीं पड़ा हुआ है तो ये मृत अवस्था में होता है, लेकिन जैसे ही ये जीवों के अंदर प्रवेश करता है तो ये इसमें अचानक पता नहीं कौन सा भूतात्मा प्रेत इसमें आ जाता है और ये पूरा इसमें जान आ जाता है ना, और फिर जीवित कोशिका की तरह ये व्यवहार करने लगता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, कुछ विषाणु जनित रोग का नाम है और कुछ यहाँ पे जीवाणु जनित रोगों का नाम हमने दिया है, तो जरूर याद रखिएगा। अगला सवाल है बिश्नोई। बिश्नोई किस राज्य से संबंधित है। तो आप लोग सुने होंगे बिश्नोई समाज के बारे में, है ना, अभी हाल फिलहाल में बहुत ज़्यादा ही कुछ हाईलाइटेड रहा है ये बिश्नोई समाज। राजस्थान में देखेंगे आप, इसको देखने को मिलेगा आपको यहाँ पे,
है ना, वो काला हिरन शिकार के मामले में कुछ कहानी आप लोग सुन रखे होंगे। ठीक है, तो ये बिश्नोई जो है ये राजस्थान संबंधित है, बिश्नोई एक समाज है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है जैसे ये है ना, बिश्नोई समाज के जो लोग होते हैं वो काला हिरन को अपना, जैसे देखेंगे हिंदू धर्म में गाय को अपना मतलब कि उसको गौ माता मानते हैं, उसी तरीके से बिश्नोई समाज देखेंगे कि काला हिरन को लोग अपना मतलब कि भगवान की तरह उनको मानते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल है कि रेगिस्तान में कौन सा पेड़ पाए जाते हैं। तो ध्यान रखना है कि रेगिस्तान में जितने भी तरह के कांटेदार जो पेड़ पौधे होते हैं ना, तो ज़्यादातर रेगिस्तान में ही देखने को मिलते हैं। तो कैक्टस में भी देखेंगे कांटा होता है, खजूरी में भी होता है, पाम में भी होता है, तो ये सभी देखेंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, डी ऑप्शन हो जाएगा, एक से अधिक यहाँ पे सही है। ठीक है, अगला सवाल है कि लीची के पेड़ किस महीने में खिलते हैं। तब देखेंगे कि जनवरी के महीने में खिलना शुरू हो जाता है ये, है ना, और फरवरी मार्च अप्रैल तक देखेंगे क्योंकि हमारे पास आ जाता है लीची खाने के लिए। तो ये लीची का देखेंगे ये कि जो पेड़ किस महीने में खिलते हैं, फूल कब लगता है, तो ये जनवरी महीना में लगता है। ठीक है, अगला सवाल है कि मधुमक्खियाँ अंडे कब देती हैं। सवाल है कि मधुमक्खियाँ अपने अंडे कब देती हैं। दिसंबर से जनवरी, अक्टूबर से दिसंबर, मार्च से मई, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना ये अक्टूबर से दिसंबर के बीच में ये अपने अंडे देती हैं। अगला सवाल है मधुमक्खी के छत्ते में पाई जाने वाली मधुमक्खियों के नाम बताइए। मधुमक्खी का जो छत्ता होता है ना, मधुमक्खी का जो छत्ता होता है उसमें बताना है कि इसमें क्या क्या होते हैं, है ना। तो इसमें देखेंगे कि नर मधुमक्खी भी देखने को मिलेगा आपको, रानी मधुमक्खी भी और श्रमिक मधुमक्खी भी। मधुमक्खियों को 3 वर्गों में बांटा गया है, नर मधुमक्खी, रानी मधुमक्खी और एक होता है श्रमिक मधुमक्खी। ठीक है, ये तीनों देखेंगे कि इस छत्ते में जहाँ पे लोग रहते हैं उसे छत्ता कहा जाता है। तो उन छत्तों में देखेंगे तीनों मधुमक्खियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, अब तीनों का काम अलग अलग है। अब देखिए जरा सा काम क्या क्या यहाँ पे हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा लिस्ट इसका हम लेकर के आए हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, ईवीएस से संबंधित में प्रश्नों यहाँ पूछा जाता है, इसीलिए देखिएगा ध्यान से। मधुमक्खियाँ अक्टूबर से दिसंबर तक अपने अंडे देती हैं। प्रत्येक मधुमक्खी कॉलोनी में 3 प्रकार की मधुमक्खियाँ होती हैं। एक है रानी मधुमक्खी, ठीक है ध्यान दीजिएगा, रानी मधुमक्खी, नर मधुमक्खी और एक होता है श्रमिक मधुमक्खी। देखिए रानी मधुमक्खी का काम क्या है, इसका काम है प्रत्येक मधुमक्खी के छत्ते में एक रानी मधुमक्खी होती है जो अंडे देती है। प्रत्येक मधुमक्खी के छत्ते में एक रानी मधुमक्खी होती है जो कि अंडे देती हैं। नर मधुमक्खी क्या है, तो ये छत्ते में कुछ ही नर होते हैं, ध्यान रखना है। और नर मधुमक्खियों की श्रमिक के रूप में कोई विशेष भूमिका नहीं होती है। नर नारी यानी कि नर जो होता है फीमेल वाले लोग हैं, तो फीमेल देखेंगे कि श्रमिक रूप में कुछ काम नहीं करते हैं लोग। ठीक है, काम कौन करती हैं, जो श्रमिक मधुमक्खियाँ होती हैं वो काम करती हैं। ध्यान दीजिएगा आगे, छत्ते में अधिकांश मधुमक्खियाँ श्रमिक मधुमक्खियाँ ही होती हैं। ये मधुमक्खियाँ दिन भर काम करती हैं, ये छत्ता बनाते हैं और मधुमक्खियों के बच्चों को देखभाल भी करते हैं। वे मधुर रस की तलाश में फूलों के चारों ओर उड़ते हैं। श्रमिक मधुमक्खियाँ छत्ते के लिए क्या होती है, बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। क्यों महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि अगर ये नहीं रहेंगे तो ना तो छत्ता होगा और नहीं कोई मधुर रस संग्रह हो पाएगा। ठीक है, जब एक मधुमक्खियों को मधुर रस के साथ फूल मिलते हैं तो वह एक विशेष प्रकार के नृत्य करना ये लोग शुरू कर देता है, जिससे अन्य मधुमक्खियाँ जान जाती हैं कि मधुर रस कहाँ पर है। ठीक है, मधुमक्खियाँ लीची, कॉफ़ी और कोको फूल जैसे फूलों के परागण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ठीक है, मधुमक्खियाँ लीची, कॉफ़ी और कोको फूल जैसे फूलों के परागण में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। अब परागण क्या है, परागण लोग देखे थे ना, 2 तरह का होता है, एक पर परागण एक होता है स्वपरागण। तो यहाँ पे पर परागण में इन लोग बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ठीक है, क्योंकि इनके जो जैसे कि किसी फूल पर बैठ गए, ठीक है, तो फूल पर बैठने पर क्या होगा, उनके पैरों में क्या लग जाएगा, परागकण लग जाएगा और वहाँ से फिर उड़ करके चले जाएंगे दूसरे पौधे पर, है ना। तो वहाँ से उनका जो कण जो परागण था तो वो कहाँ चला जाएगा, दूसरे फूल के पौधों में। ठीक है, दूसरे फूल पर चला जाएगा, तो वहाँ से फिर वो निषेचन जो होता है वो होना का प्रक्रिया होता है। इसलिए कह रहे हैं यहाँ पे कि मधुमक्खियाँ जो होती हैं वो लीची, कॉफ़ी, कोको फूल जैसे फूलों के परागण में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अगला सवाल है कि मुख्य कोर के साथ उगने वाले अवांछित पौधे कौन से हैं। मुख्य कोर के साथ उगने वाले अवांछित पौधे कौन से हैं, पालक, मूली, खरपतवार। कहने का मतलब ये है कि जैसे कि कोई आप फसल लगाएं कोई भी बड़े पैमाने पर, तो उसमें जो अवांछित पौधे होते हैं उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं खरपतवार। ठीक है, ध्यान रखिए खरपतवार के रूप में वो मूली भी हो सकता है और पालक भी हो सकता है। कैसे समझिएगा, जैसे मान लेते हैं कि बोरे से मैदान में हमने क्या किया है, लगा दिया है यहाँ पे बहुत सारा टमाटर का पौधा। ठीक है, ये हम टमाटर का फसल लगा के रखे हुए हैं। अब इसमें क्या है, जहाँ तहाँ देखेंगे कि मूली का पेड़ आया है,
तो हमारे लिए क्या है, अवांछित पौधा है, हम नहीं चाहते मूली वहाँ पर, तो उसको हम लोग क्या समझेंगे, वो हमारे लिए खरपतवार है, उसको हम लोग कवर हटा देंगे कवर करके। ठीक है, तो ये होता है अवांछित पौधा। देखिए लिखा है ना अवांछित, हम जो नहीं जानते हैं और वो पौधा उगा करके आ गया है तो उसे कहते हैं अवांछित पौधा। तो उसके रूप में कोई भी हो सकता है। आप पालक ही होगा, अब जनरली पालक का ही खेती कर रहे हैं तो हमारे लिए फसल हो गया वो। और उसी जगह पर कोई मूली पेड़ आ गया है वहाँ पे, ठीक है, कोई और पौधा कोई उगाया है, मटर का कोई पौधा उगाया है, या फिर कोई दूसरा घास आ गया है, तो हमारे लिए क्या है, खरपतवार ही है। ठीक है, चलिए सही आंसर है सी ऑप्शन है यहाँ पे। अगला सवाल है कि वलसाड, गांधीधाम और अहमदाबाद किस राज्य में स्थित है। ये सभी देखने को मिलेगा आपको गुजरात में। अगला सवाल है कि कोजीझाड़ शहर किस राज्य में स्थित है। केरल, गुजरात, यूपी, एक से अधिक होगा, इनमें से कोई नहीं, तो ध्यान रखना है ये कोजीझाड़ जो है ना आपको केरल में देखने को मिलेगा। फिर है मडगांव, ठीक है, मडगांव स्टेशन कहाँ स्थित है। गोवा, मुंबई, गुजरात, एक से अधिक होगा, इनमें से कोई नहीं, तो याद रखना है मडगांव आपको देखने को मिलेगा कहाँ पे, ये मिलेगा गोवा में। ठीक है, कहाँ मिलेगा, गोवा में देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, चलिए अगला सवाल है कि गोवा की राजधानी कहाँ है, तो गोवा की राजधानी है पणजी। अगला सवाल है कि कौन सी चीज़ें पकाकर खाई जाती हैं। कौन सी चीज़ें हैं जो पका करके खाई जाती हैं। आलू, बैगन, फूल गोभी। तो अब देखेंगे कि आलू आप पका के खाते हैं, है ना, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए बिल्कुल ही सही है। कहेंगे तो कहेंगे बैगन को भी पका करके चटनी बना कर लोग खा लेते हैं, है ना। चलिए अगला सवाल है, दक्षिण भारत में कौन से खाद्य पदार्थ पाए जाते हैं। इडली, डोसा या फिर बड़ा बड़ा पाव मान सकते हैं, हो सकता है टाइपिंग मिस्टेक हुआ होगा यहाँ पे, है ना। तो बताना है कि दक्षिण भारत में कौन सा खाद्य पदार्थ पाया जाता है। तो अब देखेंगे कि इडली, डोसा सभी पाया जाता है, इडली भी, डोसा भी, बड़ा पाव भी हो सकता है। फिलहाल हम लोग ए और बी तो मान ही सकते सही है। ठीक है, तो सही आंसर क्या होगा यहाँ पे, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है फूलों की घाटी, फूलों की घाटी किस राज्य में स्थित है। सबको पता होगा ये उत्तराखंड में स्थित है फूलों की घाटी। अगला सवाल है मधुबनी पेंटिंग किस राज्य से संबंधित है। तो सही को पता होगा ये बिहार से संबंधित है। मधुबनी पेंटिंग बहुत ही खूबसूरत होता है ये पेंटिंग, है ना। और अगर आप लोग कोई बिहार में है, बिहार के कोई स्टूडेंट है जो देख रहे हैं इस वीडियो को, तो कमेंट कीजिएगा कि मधुबनी पेंटिंग बिहार के किस जिला में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। ठीक है, और मधुबनी पेंटिंग को शायद अभी मेरा कहने मतलब ये है कि इसे मतलब जीआई टैग जो होता है ना वो दिया गया है इसे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मधुबनी पेंटिंग को जीआई टैग दिया गया, मेरा ये कहने का मतलब है। ठीक है, तो ये बिहार से संबंधित है। अगला सवाल है यहाँ पे, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। सबको पता होगा, सही आंसर है यहाँ पे गंगा। गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है। यमुना देखेंगे कि वो गंगा की एक सहायक नदी है। ठीक है, और गोदावरी देखेंगे कि दक्षिण भारत में बहने वाली ये सबसे बड़ी नदी भी है। ठीक है, तो ये था मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 MCQ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाकी फिर मिलते हैं हम लोग इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।